नमस्कार साथियों, क्लास 10 की हिस्ट्री की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग औद्योगिकरण का युग चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। तो हम लोग न केवल क्वेश्चन आंसर को करेंगे बल्कि उसके एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है। तो साथियों, औद्योगिक क्रांति उद्योग जगत से संबंधित है, जिसमें उत्पादन हाथों की बजाय मशीनों से और घरेलू उद्योग की जगह फैक्ट्रियों में होने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब बाद में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि पहले जहां हाथ से उत्पादन होते थे, वस्तुओं का निर्माण होता था, अब मशीनों से होने लगे। जहां पहले कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग होते थे, अब बड़े बड़े उद्योग होने लगे। और इसकी शुरुआत जो है वो 18वीं सदी के अंतिम दशक में हुआ। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा और बाजार सामानों से भर गया। छोटे व्यवसायियों की जगह बड़े उद्योगपतियों ने जो है वो पूंजीपतियों ने उद्योग धंधों पर, इंडस्ट्री पर अपना कब्जा कर लिया। अर्थात औद्योगिक क्रांति कोई खून खराबा से संबंधित नहीं है। यह एक ऐसी क्रांति है जिसमें मशीनों से उत्पादन होना शुरू हुआ। जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो जो हाथ से काम करते थे कारीगर, उनके जगह पर मशीन उत्पादन करने लगे और उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई 18वीं सदी के अंतिम दशक में। तो इसके ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन 2010, 2013, 2015 में पूछा गया है। तो साथियों, 17वीं शताब्दी अर्थात औद्योगिकरण के पहले का समय, औद्योगिकरण के पहले का समय कहलाता है आदि औद्योगिकरण का समय। तो इस समय भी यूरोप के व्यापारियों में अधिक धन कमाने की भूख जग चुकी थी और वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे, क्योंकि उनका बहुत सारे समुद्री मार्गों का खोज कर लिए थे, बहुत सारे देशों का खोज हो चुका था, उनमें उनका कब्जा भी हो चुका था, उपनिवेशीकरण हो चुका था। तो इन देशों में वो व्यापार करना चाहते थे। तो व्यापार करने के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक था। अब जो पुराने व्यापारी थे वो शहरों के व्यापार पे कब्जा किए हुए थे, लेकिन नए व्यापारियों के लिए अब नया बाज़ार खोजना बड़ा ही मुश्किल था। वो उत्पादन कहाँ करते, तो इसके लिए वो गांव-गांव जाते थे और गांव में किसानों को और कारीगरों को वो पेशगी देते थे, एडवांस पैसा देते थे और उनको कहते थे कि आप हमारे लिए अधिक से अधिक प्रोडक्शन कीजिए। कि और ये किसान और कारीगर भी इनके काम करने के लिए इसलिए तैयार हो गए थे क्योंकि इंग्लैंड के गाँव में भी बाड़ेबंदी हो चुकी थी। बाड़ाबंदी अर्थात जो कॉमन ज़मीन थे, जो सार्वजनिक ज़मीन थे, उनको घेर दिया गया था। तो अब इनके पास खेती करने या पशुपालन करने का कोई गुजारा नहीं था। तो ये इन व्यापारियों के लिए काम करने के लिए आसानी से तैयार हो गए। अर्थात यूरोप के शहर के सौदागर गांव में इसलिए जाते थे क्योंकि वो नए व्यापारी थे और पुराने व्यापारी जो थे, गिल्ड्स थे, उनका टक्कर ले पाने में सफल नहीं थे। इसलिए वो गांव में जा कर के किसानों और कारीगरों से काम करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता को नियुक्त किया था, वर्णन कीजिए। साथियों, गुमास्ता जो एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, गांव में जा कर के जो बुनकर थे उनसे काम करवाने के लिए, वो काम इधर उधर ना करें, वो दूसरे को अपना सामान बेच ना दें, इसके लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया था जिसे गुमास्ता कहते थे। गुमास्ता के माध्यम से वह किसानों को या कारीगरों को, बुनकरों को एडवांस पैसा दे देते थे, जिसे पेशगी कहा जाता था। साथ ही साथ ये गुमास्ता क्या करते थे, जो कपड़े तैयार करते थे बुनकर, उनकी क्वालिटी की भी जांच करते थे, उनका दाम रखते थे और सारे सामान को इकट्ठा करके फिर शहर में भेज देते थे। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ता की नियुक्ति अपना वस्त्र उद्योग पर कब्जा जमाने के लिए, एकाधिकार जमाने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 4, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। साथियों, यह क्वेश्चन 2014 जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक हाशिए पर पहुंच गया। हाशिए पर पहुंच गया मतलब उसका इम्पोर्टेंस कम होता चला गया और 17वीं शताब्दी के अंत तक सूरत बंदरगाह का कुल व्यापार 1.6 करोड़ रुपया था, जो कि 1740 आते आते यह मात्र 30 लाख रुपये का रह गया। आप समझ लीजिए कि इसका कितना डिक्लाइनेशन हुआ, कितना इनका पतन हुआ। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है
कि सूरत का पतन होने का कारण क्या था, सूरत का हाशिए में जाने का क्या कारण था। तो साथियों, सूरत के हाशिए में जाने का पहला कारण था कि 18वीं सदी तक यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ रही थी और वो स्थानीय दरबारों अर्थात स्थानीय राजाओं से बहुत प्रकार की रियायत हासिल कर लिए थे और फिर इन बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमाते जा रहे थे। दूसरा, सूरत और हुगली बंदरगाह कमज़ोर पड़ रहे थे जो कि पुराने बंदरगाह थे, जबकि अंग्रेजी लोग अपने लिए कौन से बंदरगाह को विकसित कर रहे थे, वह था मुंबई और कोलकाता। तो जहां मुंबई और कोलकाता डेवलप हो रहा था, वहीं सूरत और हुगली बंदरगाह कमज़ोर हो रहा था। तीसरा, भारतीय व्यापारी घराने ढह चुके थे अर्थात उनकी स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी, जबकि यूरोपीय व्यापारियों की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी थी क्योंकि उनका शासन भी था और वो बहुत तेज़ी से उभर रहे थे। तो इन सारे कारणों से सूरत बंदरगाह हाशिए पर चला गया था, उनका पतन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं सदी के शुरुआत में कह रहा है कुछ उद्योगपति मशीनों की जगह हाथ से काम करवाने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। अर्थात जब शुरू में मशीन आया, औद्योगिकरण आया, तब कुछ व्यापारी थे, कुछ उद्योगपति थे, वो मशीन नहीं रखना चाहते थे, वो श्रमिकों से, लेबर से काम करवाना चाहते थे। क्यों? तो साथियों, इसके बहुत सारे कारण हैं, हम 4 कारण आपको बता रहे हैं। पहला कारण है कि यूरोप में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा था और जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। जब मजदूर ही सस्ते में मिल जाते हैं तो महंगे मशीन क्यों खरीदें। दूसरा, कुछ उद्योगपति बड़े मशीन पर भारी भरकम खर्चा करने से हिचकिचाते थे। अब मशीनों का दाम तो कोई कम होता नहीं है, तो उतना दाम वो लगाना नहीं चाहते थे। तीसरा, कुछ काम जैसे शराब खाने में काम करना, बंदरगाह की साफ़ सफाई करना, ये सब मौसमी काम थे, इसके लिए कुछ समय के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती थी। अब इन सफाई करने के मशीनों को साल भर उसमें पूंजी फंसाना इनको अच्छा नहीं लगता था। और सबसे बड़ा कारण था कि बहुत सारे ऐसे काम थे जिसकी फिनिशिंग जो थी वो कारीगर ही, हाथ से काम करने वाले मजदूर ही अच्छा से कर सकते थे मशीनों के बनिस्बत। तो इसलिए शुरुआती दौर में, 19वीं सदी के प्रारंभिक दौर में, कुछ उद्योगपतियों ने मशीनों की जगह हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। अब शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी गांव में आई, भारत के गांव में, तो वहां से बुनकर से वो बने हुए जो कपड़े लेते थे, तो भारतीय व्यापारी थे, उनके साथ उन्हें प्रतियोगिता करना पड़ता था। तो भारतीय व्यापारियों को साइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो देखिए उन्होंने क्या किया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी गुमास्ता का नियुक्ति किया, जो कि आप पहला क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। दूसरा, बुनकरों को पेशगी के रूप में, पेशगी क्या होता है साथियों, पेशगी का मतलब है एडवांस, मतलब आप जब तक कपड़ा दिए नहीं हैं तो उसके पहले ही आपको एडवांस मनी दे दिया, तो आप कर्ज में फंस गए, अब आप सामान दूसरे को नहीं बेच सकते हैं। और तीसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी कर दी। अब जिन बुनकरों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिनको वो पेशगी देते थे, उनके साथ ये शर्त रख देते थे कि आप दूसरे व्यापारियों के साथ, भारतीय व्यापारियों के साथ या यूरोप के और भी दूसरे व्यापारियों के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन कैसे मदद करता है। साथियों, यह क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर से है, मतलब उस समय की बात की गई है जब शुरू में फैक्ट्री आया, उत्पादन बढ़ा, अभी वर्तमान की बात नहीं की गई है। तो उस समय एडवर्टीजमेंट कैसे मदद किया, अभी भी एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन मदद करता है, लेकिन उस समय कैसे किया। तो देखिए, इंग्लैंड में बने कपड़े में जब बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों से लिखा रहता था मेड इन मैनचेस्टर, तो जो खरीदार होते थे मेड इन मैनचेस्टर देख करके उनकी आंखें चमक जाती थी कि अरे कपड़ा तो अच्छा होगा, अच्छा सामान होगा। जैसे आज हम लोग कोई मशीनी सामान लेते हैं और उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ही होगा। दूसरा, बहुत सारे भारतीय वस्तुओं पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी, यह भी ग्राहकों को आकर्षित करती थी। अब भारत के लोग अभी भी बहुत धार्मिक है, उस समय कितने धार्मिक होंगे, तो कुछ वस्तु पर अगर देवी देवता के फोटो होते थे तो उन वस्तुओं को खरीद लेते थे। तीसरा, देवी देवताओं के अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों एवं कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होता था। अब कुछ कैलेंडर जो है वो नाई के दुकान में, होटल में
और सार्वजनिक जगह में टांग दिए जाते थे, लोगों को गिफ्ट किए जाते थे, जिसमें देवी देवता, नवाब और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होते थे उनके फ़ोटो होते थे। यह भी लोगों को आकर्षित करता था। और सबसे लास्ट, भारतीय वस्तुओं पर राष्ट्रवादी और स्वदेशी संदेश लिखे होते थे। अब भारत की आज़ादी की लड़ाई भी उस समय चलने लगी थी, तो ये राष्ट्रवादी संदेश देख करके जो भारतीय कस्टमर थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे और सोचते थे कि इन वस्तुओं को खरीद करके वो अपने राष्ट्रवादी कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। तो इन सारे कारणों से नए उपभोक्ता, नए कंज्यूमर आकर्षित होते थे। अब लास्ट क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन यह है कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्पिनिंग जेनी था क्या। तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन था जो धागे काटने का काम करता था, ऊन काटने का काम करता था, जिसका आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। तो साथियों यहाँ हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इससे आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो ये हुआ कि स्पिनिंग जेनी ऊन काटने की मशीन थी जिसका आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। इस मशीन से एक ही पहिया घुमाकर एक ही साथ कई धागों का निर्माण किया जा सकता था, जबकि जो मजदूर काम करते थे वो एक बार में एक धागे का निर्माण करते थे, ये एक ही साथ बहुत धागे का निर्माण कर सकता था। तो चूंकि इंग्लैंड में आबादी बहुत अधिक बढ़ गई थी तो मजदूरों में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा था, और जब ये मशीन आ गया तो एक ही मशीन कई मजदूरों के बराबर काम कर सकता था। और ये धागा काटने का काम विशेष करके मजदूर और मजदूरों में भी महिला मजदूर किया करती थी। तो उनको डर हो गया कि जब स्पिनिंग जेनी का उपयोग लोग करने लगेंगे तो उनमें बेरोजगारी आ जाएगी। तो इंग्लैंड में आए दिनों क्या होने लगे, स्पिनिंग जेनी पर हमले होने लगे। उन्हें डर था कि बेरोजगारी हो जाएगा। कोई भी नया मशीन आता है तो लोगों को इस प्रकार का भय होना स्वाभाविक बात है। जहां आबादी ज़्यादा होती है, जहां आबादी कम होती है वहां मशीन आने से अच्छी बात है, लेकिन आबादी जहां ज़्यादा है वहां पर मशीन से बेरोजगारी भी आती है। तो साथ ही इस प्रकार हम लोगों ने औद्योगिकरण का युग चैप्टर के महत्वपूर्ण 8 प्रश्नों को किया। इसमें आपने सब्जेक्टिव किया, लेकिन आप इसे ध्यान से अगर देखिएगा तो बहुत ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो तो वह भी लिख करके भेजें। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।